सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी पॉडकास्ट किस्से विद क्षितिज। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर से आपको प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट है। तो आज मैंने हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया है दीपांकर बिस्वास को, जो एक कस्टम होम एजेंट है। पिछले 8 सालों से उनके पास इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। साथ ही साथ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है 1.20 लाख सब्सक्राइबर वाला, जहां पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। और साथ ही साथ इनका एक स्टार्टअप भी है ट्रेड पे नाम से, जहां पर ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है मैंने बहुत एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ में लिया है इंपोर्ट के ऊपर। तो आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए अगर से आपको इंडिया में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना है तो। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं हमारे पॉडकास्ट के साथ में। जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ में आज दीपांकर बिस्वास जी हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके साथ में देखेंगे कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से, क्योंकि जो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो मतलब ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स वाली है। तो उनके लिए ये टॉपिक मैं ला रहा हूँ कि जिससे अगर ये पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद उन्हें समझ आए कि कैसे इंडिया में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाए। सो दीपांकर जी, सबसे पहले तो वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू। एंड हाउ आर यू ब्रो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। ओके, नाइस। सो जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिटिल बिट। हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर है। मैं दिल्ली में बेस्ड आउट हूँ। एक CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट हूँ। अब मेरा स्टार्टअप है तो मैंने छोड़ दिया है वो। ओके। मैं पिछले 8 साल से एज अ CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट काम कर रहा हूँ दिल्ली में। कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें मैं पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से कर रहा हूँ। तो अब ये कह सकते, और मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसके बारे में यस, क्षितिज जी आगे बता ही देंगे। तो यस, यस, उसपे यस। मैं लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंसेस है, ये सारी चीज़ें उस चैनल पे भी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सीधा पॉइंट पे कि लाइक जी, अभी मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ। ठीक है, और एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने ढूंढ के निकाला है जो सिर्फ चाइना में मिलता है। ठीक है। ठीक है, पूरे इंडिया में उसको कोई नहीं बना रहा। हुँ, अब हुँ। मुझे वो प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाना है। हुँ, हुँ। तो इसके लिए मैं कौन से प्लेटफॉर्म्स पहले ऑनलाइन सर्च कर सकता हूँ? मतलब जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या फिर और कोई थर्ड प्लेटफॉर्म है? देखो, अभी के लिए तो क्या है कि रिसेंटली आपको पता ही है कि जब पीछे पहले क्या होता था कि पहले ये गलवान वाले इंसिडेंट से पहले लोग बाग अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। इवन वहाँ से ड्रॉप शिपिंग भी बहुत चलता था इंडिया में। मुझे पता नहीं चलता था कि नहीं चलता था, बट पर्सनल लेवल पे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था। ओके। एक होता है पर्सनल लेवल, एक होता है कमर्शियल लेवल। तो पर्सनल लेवल में अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता था, हम्म। बट ड्यू टू वो जो क्लैशेज़ हुए उसमें अराउंड 267 ऐप्स को बैन किया था, जिसके अंदर अली एक्सप्रेस भी था। ओके। अली एक्सप्रेस, शेयरिट, कैम स्कैनर हम्म। और बहुत सारे अली पे और जो बहुत सारे ऐप्स थे दूसरे, वो बैन कर दिए। तो हम्म। उसके बाद कई बारी बीच में अली एक्सप्रेस चला, फिर नहीं चला, फिर कोई लोग VPN से ऑर्डर करते थे। अब क्या होता है ना कि जब एप्लीकेशन बैन कर दिया, तो एप्लीकेशन नहीं चल रहा तो क्या हो गया, इम्पोर्ट तो कुछ भी बंदा VPN से भी कर देगा। बट हम्म। अब फिर बाद में क्या हो गया, अली एक्सप्रेस ने इंडियन ऑर्डर्स लेने ही बंद कर दिए कंप्लीटली। ओके। बिल्कुल कंप्लीटली लेने बंद कर दिए, क्योंकि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना, एक सिंगल ऑर्डर के लिए उनका वायबल नहीं है। ये पूरा एक हम्म। नेटवर्क होता है। एक ओके। प्रॉपर एक नेटवर्क होता है इंडिया, हर एक रीजन के लिए जो सेट होता है। तो वो हम्म। वायबल नहीं है, एक ऑर्डर लेके कोई भेज ही नहीं सकता। बल्क में ऑर्डर राइट। होता है तो समझ में आता है ना, एक ऑर्डर लेके तो एक बंदा पार्सल लेकर मैन पावर यूज़ हो जाएगा, टाइम इतना यूज़ हो जाएगा, तो कोई वायबल नहीं है। तो वो कंप्लीटली ये समझ लो कि ऑलमोस्ट बंद है वो। अब आप ओके। अली एक्सप्रेस से तो नहीं कर सकते। सेकंड जो हम्म। बचा वो है आपका अलीबाबा। हम्म। अलीबाबा को बैन नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अलीबाबा से जो है वो कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरर्स लोग, जो बड़े इम्पोर्टर्स हैं, जो कहीं न कहीं फर्दर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर एक मार्केट में जाएगा। डायरेक्ट टू यूज़ कंज्यूमर वाला गुड्स नहीं है वहाँ पे। मोस्टली जो वहाँ पे भी सेलर्स हैं वो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हम्म। आप अभी के लिए तो अगर इनिशियली आपको देखना है तो अलीबाबा बेस्ट ऑप्शन है। हम्म। तो अलीबाबा में ही इस टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा क्या होता है कि आप ना फाइवर में जाके भी कई सारे सोर्सिंग एजेंट होते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने खुद से भी अलीबाबा से ही ट्राई ओके। किया था। तो अलीबाबा ही इस टाइम पे एकमात्र ऑप्शन है, मैं कह सकता अच्छा, फाइवर पे भी सोर्सिंग एजेंट्स होते हैं? नाइस। हूँ। हाँ, फाइवर पे भी होते हैं। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अलीबाबा पे मुझे मेरे मैन्युफैक्चरर्स की, मैंने प्रोडक्ट डाला सर्च पे, और मुझे अभी 10-15 वहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिस्टिंग्स आ गई। तो अभी इसमें से मैं
कैसे देख सकता हूँ कि कौन सा सप्लायर, कौन सा मैन्युफैक्चरर जेन्युइन है और नहीं है? हाँ, कुछ अब होता है देखो उसके? मोस्टली क्या होता है ना कि मैंने तो अब तक अपने लाइफ में ऐसा कोई केस सुना नहीं कि वहाँ पे जो अलीबाबा के सप्लायर होते हैं वो फेक हैं या बिल्कुल ही पैसे ले लिए, सामान भेजा ही नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। हो सकता है ओके। कि क्वालिटी खराब हो या थोड़ा ज़्यादा चार्ज, क्वालिटी भी का भी इश्यू नहीं होता उतना। हो सकता हम्म। है कि ज़्यादा चार्ज कर ले आपसे, बस इतना ही होता है कि जनरली क्या होता है कि वहाँ मिडलमैन बहुत सारे होते हैं। ओके। कई सारे मिडलमैन होते हैं जो सप्लायर बन के बैठे होते हैं। हम्म। बट प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो जो ट्रेड एश्योरेंस वगैरह का भी सिस्टम होता है, तो बहुत कम चांसेस है। उसके बाद क्या है कि ओके। हाँ, उसको सॉर्ट आउट करने का क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को देख लो, उसके बाद हम्म। प्रोडक्ट डालो, 36 सप्लायर निकल के आ जाएँगे, तो टॉप सप्लायर्स ऊपर ही होते हैं, जैसे अमेज़न में होता है टॉप सेलर्स, टॉप सप्लायर्स। हम्म। वहाँ ऊपर होते हैं, वहाँ पे देख लो कितने साल से वो कर रहे हैं, उनका मंथली ऑर्डर क्या है। ट्रेड सबसे पहले देखना है कि ट्रेड एश्योरेंस में वो लोग देते हैं कि नहीं देते। अगर ट्रेड एश्योरेंस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो कहीं हम्म। न कहीं वो लोग जेन्युइन सप्लायर हैं। और ट्रेड एश्योरेंस से शुरू में 1-2 पीसेस के लिए बनता नहीं है, अगर चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसमें। बट हम्म। शुरू में जब इनिशियली सैंपलिंग करते हैं लोग बाग, तो 1-2 पीसेस के लिए वो 2-4 मैट्रिक्स है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, कि ट्रेड ओके। एश्योरेंस में करते हैं, नहीं करते, क्या स्टार रेटिंग है, कितने सालों से वो ऑपरेट कर रहे हैं, मंथली शिपमेंट्स उनकी कितनी जा रही है, कौन-कौन से रीजन में एक्सपोर्ट करते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल वहाँ होती है। सॉर्ट ओके। करना बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी हम्म। नेगोशिएशन के लिए बहुत सारे लोगों को आप मेल कर दो, मेल पे वो बहुत जल्दी रिवर्ट कर देते हैं। और हाँ, ये भी देखना होता है कि कितना टाइम में वो रिवर्ट करते हैं। ये भी एक ओके। अच्छे सप्लायर की पहचान है। ओके, नाइस। ट्रेड अश्योरेंस को थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो, छोटा सा, इसमें हल्के इसमें कुछ? देखो ट्रेड एश्योरेंस का क्या है, ट्रेड एश्योरेंस क्या है ना कि जब आप ट्रेड एश्योरेंस में पार्ट लेते हो तो वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। जब आप यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो अलीबाबा के अकाउंट में जाता है। एक हम्म। अलीबाबा मिडलमैन का काम करता है। फिर वहाँ से वो आइटम शिप होती है। एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक उन्होंने सेट किया हुआ है कि इस रीजन के लिए इतना टाइम लगता है, तो उतने टाइम तक वो पैसा वो अपने पास रखेगा। उस बीच में अगर आपको क्वालिटी का इश्यू लगता है या डिलीवर नहीं हुआ, तो आप वहाँ जाके डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हो। तो फिर वो हम्म। पैसा जो है वो सप्लायर को नहीं जाएगा। ओके, ये एक नाइस। सिस्टम है। ओके, ओके। एंड क्वालिटी चेक पर थोड़ा बात करते हैं। ये बात सही है क्या कि, मतलब मैंने सुना था, मुझे कंफर्म नहीं पता, कि अगर से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, तो एक अमेरिका और जो टॉप कंट्रीज है उनके लिए एक अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है, इंडिया के लिए लो क्वालिटी का बनता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या मैन्युफैक्चरर्स का चाइना में? मैंने तो नहीं सुना क्योंकि मैंने खुद हमारे दिल्ली में, मैं आपको बताऊँ, हम्म। मैं जिस कंपनी में, मतलब हमारी खुद की कंपनी नहीं, वैसे तो मेरे ब्रदर की कंपनी थी जहाँ पे मैं काम करता हम्म। था। तो दिल्ली के जो टॉप गिफ्ट इम्पोर्टर्स है ना, मैं नाम नहीं हम्म। बताऊँगा क्योंकि नाम बता नहीं सकते। हम्म। तो बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनका मेरे ख्याल ई-कॉमर्स तो है ही है, ऊपर से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के उनके गिफ्ट आइटम्स आते हैं, मतलब कई तरह के। आप हम्म। गिफ्ट आइटम मतलब अ, की चेन हो गए और लैंप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और हम्म। बेस्ट क्वालिटी की चीज़ आती है। ऐसा मेरे को क्वालिटी में तो कोई इश्यू नहीं लगता। अब अगर आप पैसा खर्चा कर सकते हो तो क्वालिटी तो आपको जेन्युइन मिलने वाली है वहाँ पे। ऐसा ओके। क्वालिटी का मेरे को तो नहीं लगा क्योंकि मैं दिल्ली के जो बड़े वो है, वो हमारे थ्रू ही करते थे और क्वालिटी एकदम मेरे को नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन मैं ही कराता था वहाँ जाके, डब्बे हम्म। खोल के इंस्पेक्टर को ले हम्म। जाके एग्ज़ामिनेशन वगैरह कराना, तो बिल्कुल हम्म। बहुत अच्छी क्वालिटी का माल था। कभी-कभी तो इवन ओके। इंस्पेक्टर ये बोलता था, "यार ये इतनी अच्छी क्वालिटी का इतने कम रेट में?" तो मैं बोला, "सर ये अच्छा। चाइना से है और इतने बल्क में आ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा कम तो होगा ही।" हाँ, तो अच्छा, क्वालिटी ओके। का इश्यू मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। और कुछ क्वालिटी चेक्स होते हैं कुछ, मतलब अपन क्वालिटी कैसे चेक का क्या है, आगे देखो वाला क्वालिटी बंदा? चेक, हाँ, क्वालिटी चेक का और मैं इसमें क्वालिटी चेक में और ऑर्डर में मैं कैसे करता था जब मैं किसी हम्म। इम्पोर्टर के लिए सोर्सिंग करता था, शुरू में मैंने करी थी। तो वहाँ पे क्या हम्म। होता था, मैं बहुत सारे सप्लायर्स को सॉर्ट आउट करता था। हम्म। फिर जब फाइनल कोटेशन मेरा अप्रूव हो जाता ना 2-3 सप्लायर से, फाइनल में 1 या 2, तो मैं उनसे बोलता था कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, आप मेरे को एक बार ज़रा वीडियो कॉल पे दिखा दो। ओह। वीडियो ओके। कॉल पे मैं, हाँ, वो बहुत, अगर वो जेन्युइन सप्लायर है, वो आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी दिखाएगा, कैसे बन रहा है वो भी दिखाएगा, पूरी डिटेल दिखाएगा, इवन पैकिंग भी। हम्म। और फिर आप सैंपलिंग कर लो, चाहे बल्क ऑर्डर दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाइस। और मतलब समझ लो जो भी मैं प्रोडक्ट मंगवाना चाहता हूँ, तो उसका मैं सैंपल भी मंगवा सकता हूँ, राइट? दो हाँ, बिल्कुल, पीसेस, वहाँ तीन पे लिखा पीसेस? होता है जनरली कि कितने सैंपल में वो लोग डील करते हैं। वो हम्म। वेरी करता है, 4-5 से लेके 10 तक का वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द आइटम और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। मिनिमम कितना मंगवाना ही पड़ता है सैंपल? 4-5 तो मिनिमम मँगवाना पड़ता है जब मिनिमम। आप अलीबाबा की बात करते हैं, क्योंकि वो एक आप एक बी टू बी पोर्टल है। बल्क। बी हाँ, हाँ। राइट। ठीक है। और यूजुअली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, मतलब जब बल्क में मंगवाते हैं तो 100, 200? बल्क में तो आप जितना मर्ज़ी मँगवा लो, उनको तो बेचना है। और सप्लायर वाइज, मतलब कोई कोई लिस्टिंग में डाल के रखता है ना, मिनिमम ऑर्डर 100 ही मंगवाना है, मिनिमम ऑर्डर तो टू वही हो हंड्रेड ही गया ना मंगवाना है? कि सैंपल वाइज़, सैंपल जब आप ओके। जब इनिशियल ऑर्डर करोगे,
हम्म, इनिशियल मतलब सैंपलिंग कर रहे हो आप, हम्म। तो उनके सैंपलिंग का मिनिमम ऑर्डर ये होता है कि एटलीस्ट आपको 5 पीस तो खरीदना ही पड़ेगा। फिर चाहे ओके, सैंपलिंग के लिए खरीदो, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए भी खरीदो। तो ओके। एटलीस्ट 5 पीस, मतलब 5 से 10, 15 वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द हम्म, आइटम और वैल्यू ऑफ द आइटम। ओके, ठीक है। ये हो गया आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू। हम्म, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो वो तो बेचना है, लिमिट आप नहीं। जितना मर्ज़ी खरीद लो। हाँ। राइट, ठीक है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब अलीबाबा पे जब मैं कोई ऑर्डर करता हूँ तो? देखो डॉक्यूमेंट्स में तो आपको वो एक वो माँगते हैं, एक वहाँ पे कुछ नंबर माँगते हैं, बट वो पैन नंबर होता है। वो मतलब एक ओके। डॉक्यूमेंट माँगते हैं, वो पैन नंबर, इंडिया का पैन नंबर काम करता है अपना डॉक्यूमेंट में। पर्सनल या फिर कंपनी का पैन नंबर? पर्सनल, अब मैं पर्सनल लेवल की बात करूँगा तो पर्सनल काम करेगा, कंपनी का बात करूँगा तो कंपनी दैट्स इट, सिर्फ का बात पैन करेगा। नंबर ही तो जो मांगते भी हैं, उसके अलावा ऑर्डर कुछ कर नहीं मांगते? पैन नंबर माँगते हैं बस, और क्रेडिट कार्ड माँगते हैं, वो तो पेमेंट के टाइम पे हो गया। हम्म, पेमेंट के टाइम पे क्रेडिट कार्ड होगा, बाकी जनरली वही जो एड्रेस वगैरह है, कहाँ पे भेजना है और क्या भेजना है, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ पैन नंबर से काम चल जाता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह ये चीज देखो नहीं लगती? ये जो मैंने बताया ना पैन नंबर, ये सैंपलिंग के केस में है। अगर इन केस ओके। आपको बल्क ऑर्डर करना है, बल्क हम्म, ऑर्डर में तो फिर वो आपसे आईसी कोड भी माँगेगा, और कहाँ पे भेजना है और कौन एजेंट है, वो तो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। तो अगर आगे डिस्कस ओके। करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे तो देखो पैन ही चाहिए, सिर्फ पैन नंबर से हो जाएगा। जब आप पर्सनल लेवल पे इम्पोर्ट करते हो ना, 1, 2, 4, 5, 10 पीस तक मान लो, और जब हम्म, आप सैंपल ऑर्डर कर रहे हो, हम्म, तो उसमें आपको जब इंडिया में आएगा ना, तब मेन इश्यू होगा। वहाँ से तो उनको भेज देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं हम्म, है उसमें। वहाँ पे हम्म, उनके डॉक्यूमेंट्स लगा के या फेडेक्स वगैरह से भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ हम्म। पे आने के बाद फेडेक्स बोलता है कि आप मेरे को क्या है ये, अगर आपका पर्सनल यूज़ के लिए आ रहा है सैंपल 4-5 पीस तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन 10 पीस तक भी कभी-कभी चला जाता है, अगर हम्म। नॉर्मल आइटम है तो। तो उसमें पैन नंबर से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे भी ज लोकल में भी पैन नंबर से आपको आईसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो बल्क में जब आएगा तब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अभी लेट्स से मैं 500 पीसेस मंगवा रहा हूँ बल्क में, तो अभी मुझे आईएसी कोर्स मस्ट है उसके लिए? हाँ, फिर अगर आप क्या कहते हैं बल्क में ऑर्डर मंगवाओगे तो सबसे पहले 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आईसी कोड चाहिए ही चाहिए, आपको हम्म, पैन कार्ड भी चाहिए, आपको हम्म। जीएसटी चाहिए, देन आपको एडी कोड चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही, अगर आपको इम्पोर्ट क्लियर करना है तो। अगर ओके। जनरल आइटम है उसमें किसी और तरह का कोई कंप्लायंस कौन नहीं सा है। लास्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट बताया आपने, सॉरी? एडी कोड। एडी आज कोड? की हाँ, एडी कोड अब क्या हो गया है कि जनरली ये ना पिछले 4-5 महीनों में ही मैंडेटरी हुआ है। इससे पहले ऑप्शनल था कि हम्म, पर्सनल में नहीं लगता था, बल्क में लगता था, बट अब दोनों में लगाने लग गए हैं ये लोग। मतलब कुरियर में लग पर्सनल मतलब पर्सनल नहीं, हम्म, कुरियर में लगता नहीं लगता था, और आपका कमर्शियल में लगता था। अब कुरियर और कमर्शियल में क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ। कमर्शियल में क्या होता है कि जब आप जैसे कि सीएसबी 5 एक शिपमेंट होती है, मतलब शिपिंग बिल की हम्म, कैटेगरीज़ होती है। हम्म, सीएसबी 1, सीएसबी 2, सीएसबी 3, सीएसबी 4, सीएसबी 5। तो सीएसबी 5 के अंडर में सारे कुरियर शिपिंग बिल्स जाते हैं। कुरियर में क्या होता है कि एक जैसे फेडेक्स हो गया, डीएचएल हो गया, यूपीएस हो गया, इनके थ्रू जब आप पहले इम्पोर्ट करते थे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी एडी कोड की। बट अब इन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वैसे एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है अपने ओके, चैनल ओके, पे, ओके। कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, इसके को किस तरीके से ये सारी चीज़ें आरबीआई सॉर्ट कर रहा है कि कौन-सा आइटम किस पेमेंट के अगेंस्ट में आ रहा है। हम्म, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँ, जब आप पर्सनल के लिए भी इम्पोर्ट करोगे, तो आप जो वो पेमेंट करोगे ना, वो पेमेंट का प्रूफ आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना, या कुछ भी एक प्रूफ रख देना, क्योंकि वो कहीं न कहीं काम आता है। कभी ओके, ठीक है। कस्टमर फँस जाता है। एडी कोड का एक बार लॉन्ग फॉर्म बता सकते हो, एडी का? ऑथराइज्ड डीलर कोड। ऑथोराइज डीलर कोड, ओके, ठीक है। उसके बाद में अभी जैसे ये तो हो गया, अभी डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। अभी मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड से कर देखो सकते हैं, और भी पर्सनल ऑप्शंस? लेवल पे तो आप वहाँ पे जब अलीबाबा से पेमेंट करते हो, पर्सनल हम्म, लेवल पे 4-5 आइटम के लिए तो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप हम्म, कमर्शियल में इम्पोर्ट करते हो, तब आपका बैंक के थ्रू जाना, पेमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप रेमिटेंस, जो आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, इस हम्म, पर्टिकुलर सप्लायर को आउटवर्ड रेमिटेंस इज़ अगेंस्ट हिज हम्म। पीओ, आप भेज दो। तो ओके। कमर्शियल में तो रेमिटेंस जाएगा, और पर्सनल में आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से 1-2 बार ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। रेमिटेंस जाएगा मतलब यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी? नहीं, नहीं, यहाँ से पहले के पैसा जाएगा उसके पास, सप्लायर के ओके, पास, ओके। फिर वो माल भेजेगा, या तो वो आप 50% जो भी आपका एग्रीड पेमेंट का टर्म्स है, तो वो हम्म, जाएगा आपका वाया बैंक ही, जिस भी बैंक से आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, जिस भी बैंक ओके। में आपका करंट अकाउंट है। और इसमें कैश ऑन डिलीवरी तो पॉसिबल होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, कैश ऑन स्ट्रिक्ट? डिलीवरी तो नहीं होता। वो तो आपका देखो ट्रेड टर्म्स है। अ, अब वो अगर क्रेडिट में दे रहा है आपको, मतलब आपका वो तो आपकी रिलेशनशिप है क क सप्लायर के साथ, हम्म, कि हम्म, उसने आपको पहले भेज दिया, आपने क्रेडिट पे उठा लिया, पर बट वो क्या है कि आपको पैसा भेजना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपने माल मँगवाया है ना, इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री, तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें टैली होती है आरबीआई में। ओके।
हाँ। ठीक है। और शिपिंग रेट्स के बारे में कुछ बता सकते हो आप मुझे? हाँ, शिपिंग रेट्स का देखो बड़ा क्या है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से भी कई लोग क्या कहते हैं, मेरे वीडियोज़ देख के आके पूछते हैं कि मेरा आइटम तो सिर्फ़ ₹2000 का या ₹3000 का, बट मेरे को शिपिंग लग रहा है वो ₹10,000 का शिपिंग लग रहा है। तो शिपिंग का जो चार्जेज़ है ना, वो आपका क्या कहते हैं, आपका आइटम क्या है या कितनी वैल्यू है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, शिपिंग जो कैलकुलेट होता है वो होता है वेट एंड डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, जिस बॉक्स में वो ओके, आ रहा है। ये ओके। 2 चीज़ों से कैलकुलेट होता है। अगर आप पत्थर भी लेके आ रहे हो मतलब ₹100 का, और उसका भारी इतना हो गया और डायमेंशन बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। हुँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आइटम क्या है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आइटम जो है वो अगर डीजी गुड्स में आता है, डेंजरस गुड्स, यानी वो किसी तरह का कोई केमिकल है, उसमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हुँ, कोई हुँ, पेंट है जो कि जल सकता है, हुँ, जो कि फ्लेमेबल है, तो हुँ, उसके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ओके। कि जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि उसका वेट एंड डायमेंशन हुँ, डिसाइड करता है कि इसका शिपिंग चार्जेस क्या होने वाला है। ओके, ओके, ठीक है। और बल्क में मँगवाते होंगे तो वो तो मतलब कम ही लग जाता होगा ना, हर एक प्रोडक्ट पीस के ऊपर? हाँ, देखो शिपिंग में क्या होता है कि आइटम जितना मतलब वेट को लेके चलते हैं। वेट जितना कम होगा, उतना हुँ, शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होगा। जैसे-जैसे वेट बढ़ता रहेगा, अब क्या होता है ना, कैटेगरी डिवाइडेड है। बिलो 50 के लिए एक कंबाइंड रेट मिलता है, उसमें आपको बाइफिकेशन नहीं मिलता। अबव 50 में क्या होता है, अबव 50, अबव 100 केजी, अबव 200, अबव 500, हुँ। इसमें कैटेगरी, उसमें फिर आपको सस्ता होता रहता है। पर किलो के हिसाब से जो रेट है, वो पर किलो सस्ता के हिसाब से सस्ता होता है। ओके, सस्ता ओके, होता है। नाइस। यूजुअली डिलीवरी टाइम क्या होता है इनका, मतलब वहाँ से अपने पास कितने देर में देखो पहुँचता है? फेडेक्स बाई एयर की बात करूँ तो 6 से 8 दिन में यहाँ पहुँच जाता है। ओके। 6 से 8 दिन में यहाँ पहुँच जाता है। बाकी ओके। कस्टम क्लीयरेंस का जो प्रोसेस है, वो पर्सनल में हुँ, पर्सनल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कभी-कभी 25-30 दिन भी लग जाते हैं क्लीयरेंस में। ओके, कमर्शियल में आप मान लो 10 से 12 दिन, इंक्लूडिंग द ट्रांजिट टाइम 6 से 8 दिन के बाद 4-5 हुँ, दिन और लगता है कस्टम क्लीयरेंस में, ओके, मतलब कमर्शियल तकरीबन में। 1 हफ्ता या 10 दिन में वहाँ पे पहुँच जाएगा? हाँ, 6 से 8 दिन में या मैं पोर्ट पे पहुँच जाएगा। अब वहाँ हुँ, से निकालेंगे ना, जब वहाँ से निकाल हुँ, दिया तो आज से विदिन 8 डेज़ दिल्ली पहुँच जाएगा या मुंबई पहुँच जाएगा। उसके हुँ, बाद जो फर्दर कस्टम क्लीयरेंस में है, अगर वो कमर्शियल में आ रहा है, आप हुँ। कमर्शियल मंगवा रहे हो तो अगला 1 हफ्ता और मान लो, और अगर आपका पर्सनल है, छोटे लेवल पे मंगवाया है, तो उसको आप 10-12 दिन, 15 दिन और मान लो। तो बेसिकली जब मतलब मैं पर्सनली मँगवा रहा हूँ, तो क्या मुझे कस्टम वहाँ पे जाकर सब क्लियर करवाना होगा या नहीं, 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 कैसे होता है? नहीं। इवन कमर्शियल में भी क्लियर नहीं कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं ओके, होता, वो तो फेडेक्स खुद वो ही अपने क्लियर हाथ करा के देती है। वो हाँ, फेडेक्स फेडेक्स खुद खुद ही क्लियर कराती है। करवा लेते हैं। फेडेक्स खुद कराती है। ओके, ठीक है। और कभी कुछ अपना माल अटक जाता है बीच में कि वहाँ पे अटका लिया उन्होंने, नहीं दिया? हाँ, अब वो अटकने का क्या होगा कि अटकने के तो बहुत सारे रीज़न है, बट जो मेन रीज़न है वो कंप्लायंस का ही रीज़न होता है हमेशा कि ओके। आपने कोई ऐसा गुड मँगा लिया जो कि इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, या उसके लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस चाहिए, हुँ, किसी तरह का कोई प्री अप्रूवल चाहिए डीजीएफटी से या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, तो क्या, अब एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना कि जब इंडिया में आप इम्पोर्ट की बात करते हैं ना, तो इंडिया इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। मतलब हमारे हुँ, देश में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। हमारे देश हुँ, से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, बाहर से इंडिया में पैसा कम आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वो होता है ना करेंसी, वो डिवैल्यूएट हो जाती है। ओके। तो इसलिए हमारे देश में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे कि अब क्या होता है ना कि आप ना ट्रेड बैन नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से कि आप ये हुँ, आइटम इम्पोर्ट मत करो, वो आइटम, क्योंकि वो है, अब डब्ल्यूटीओ के वो नहीं है वो, अकॉर्डिंग राइट। नेचर वो, हाँ, वर्ल्ड हुँ, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है वो। हुँ, सो इंडिया क्या करता है, हर एक कंट्री क्या करता है, उस पे कंप्लायंसेस लगा देता है बहुत तरह के। हुँ, आपको बीआईएस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको ईपीआर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी भी, मोस्टली इंडिया में क्या है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, हुँ, उसमें बीआईएस लगता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डब्ल्यूपीसी वायरलेस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, अ, उसके अलावा एनएबीएल सर्टिफिकेट हो गया, और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कई तरह के सर्टिफिकेट लगते हैं। ओके। आप दवाइयाँ इम्पोर्ट करोगे, एडीसी लगेगा, एडिशनल ड्रग कंट्रोल का सर्टिफिकेशन लगेगा। हुँ, आप एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट इम्पोर्ट करोगे, तो वाइल्ड लाइफ का सर्टिफिकेशन लगेगा, एनिमल क्वारंटाइन का लगेगा। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इम्पोर्ट करोगे, तो प्लांट एंड क्वारंटाइन का सर्टिफिकेशन लगेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेशन मिलके इंडिया हमेशा ये ट्राई करता है कि इम्पोर्ट कितना कम हो सके। इतना ओके। कॉम्प्लायंस लगा दो कि लोग ले ही ना, छोटे-छोटे इम्पोर्टर, पहले क्या होता था कि फ्लडिंग हो जाती थी इंडिया में, कि हुँ, प छोटे-छोटे लेवल पे इम्पोर्ट कर लिया, छोटे-छोटे ट्रेडर्स लोगों ने भी मार्केट में फैला दिया। अब हुँ, इससे क्या होता है कि छोटे-छोटे जो ट्रेडर है ना, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ, पिक्चर में रहते हैं। वो, और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं चीज़ों को, रॉ मटेरियल को ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको कॉस्टिंग भी कम आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा,
गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो हर हम्म। तरह से फायदा होता है। तो एक ओके। बड़ा पिक्चर है। अच्छा अच्छा। और अभी समझ लो मैं जो प्रोडक्ट समझ लो मंगवाना चाहता हूँ, तो फिर उसके बारे में मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके लिए ये हाँ, सर्टिफिकेट नेसेसरी है ठीक है। नहीं है? मैं बताता हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करो ना, हम्म। मतलब फर्दर रीसेल के लिए, तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए, एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना हो। ओके। हाँ, मोटा फंडा ये है, इस टाइम पे इंपोर्ट करना है अगर आपको इंडिया में कोई भी आइटम, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि वो इलेक्ट्रॉनिक कुछ ना हो, उसमें बैटरी ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स चलने वाला कुछ आइटम ना हो। ओके। सेकेंडली, रिसेंटली क्या हुआ, टॉयज पहले आते थे, बहुत सॉफ्ट टॉयज, आपको पता होगा। सॉफ्ट टॉयज और बच्चों के खिलौने सदर बाजार में, हमारे इंडिया दिल्ली में सदर बाजार है, वहाँ हम्म। पे तो इतने ट्रेडर्स थे। मैंने खुद उनका काम किया है, हमने खुद इम्पोर्ट किया है, बहुत बहुत इम्पोर्ट होता था। एक हम्म। एक ट्रेडर आप मानोगे नहीं, 20-20, 25-25 कंटेनर एक बार में इम्पोर्ट करता था। तो हम्म। फ्लडिंग हो गई थी इंडियन मार्केट्स में चाइनीज टॉयज की। तो उसके बाद हम्म। चाइनीज टॉयज के ऊपर भी बीआई सर्टिफिकेट लगा दिया ना, एनएबीएल लेबोरेटरी से सर्टिफिकेशन करके, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया और इतना महंगा कर दिया कि खत्म हो गया पूरा। ओके। सो टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उसको अवॉइड करो। हम्म। इनिशियली आप कुछ भी, जैसे आपके पीछे जो डेकोरेटिव फिगरिंग रखा है, ये अलग मंगा सकते हो आप। हम्म। छोटे मोटे टेबल लैंप्स वगैरह मंगवा सकते हो, हम्म। जो विदाउट एलईडी वाले, एलईडी में भी बीआईएस आ जाता है। हम्म। तो इनिशियली हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना हो, केमिकल बेस्ड गुड्स ना हो। हम्म। जनरल जो है डेकोरेटिव फिगरिंग्स हो जैसे गया, कुछ लड़कियों के बैग्स होते हैं, बैग्स हो उस सकते टाइप की हैं। चीजें। हाँ, ये सारी चीजें आ सकती हैं। मोटा-मोटा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मत इम्पोर्ट करो बस। और अगर से इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो फिर उसके आपको लिए क्या सर्टिफिकेट लगता है? बीआई सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको। PIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, ये मस्ट होता है फिर उसके लिए? हाँ, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में मस्ट है। और इसको निकलने में टाइम लगता है कुछ है? हाँ, इसको निकलने में टाइम लगता है, खर्चा भी आता है, अराउंड 1 डेढ़ लाख रुपए का खर्चा आता है, ओ। 2 साल के लिए ओ। वैलिड होता है, तो बड़े छोटे ट्रेडर्स नहीं कर पाते इसको। ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। ओके। अभी थोड़ा कस्टम रोल एंड ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। ठीक, आ, कस्टम्स जिसको का कुछ तो बता। हाँ, बताओ। जिसको कुछ पता ही नहीं है कस्टम्स क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कस्टम्स का क्या है कि जब भी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो जो अथॉरिटी बीच में बैठी होती है वो कस्टम्स होती है। हम्म। अब कस्टम्स 2 जगह पे होगी, एक जब आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लेके चल रहे हैं इस टाइम पे, तो एक, अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक कस्टम क्लियरेंस चाइना में होगा, व्हिच इज़ फॉर हम्म। एक्सपोर्ट। एक जब हम्म। वो आइटम इंडिया में आ जाएगा, इंडियन बाउंड्री हम्म। में, इंडियन हम्म। टेरिटरी में, तो इंडियन कस्टम्स के थ्रू वो एक और बार कस्टम क्लियरेंस होगा। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम क्लियरेंस जो है वो बहुत ईज़ी होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो कंप्लायंस वाला पार्ट और डिफिकल्टी वाला पार्ट ना, यहाँ अगर 20 है तो वहाँ 100 है। इतना डिफरेंस है, 80% का डिफरेंस होता है हमेशा ही। एक्सपोर्टिंग इज इजी देन इम्पोर्टिंग? हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा कंट्रीज प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से सारी चीजें ही ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेड डेफिसिट नीचे आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बाहर से करेंसी इंडिया में आ रही है, सो देश के लिए हमेशा फायदा है वो। अब ओके। कस्टम्स, इंडिया का कस्टम्स, अब इंडिया के कस्टम्स की बात करते हैं। इंडिया के कस्टम्स में क्या है कि कस्टम्स में फंसने का और कस्टम्स में आने के बाद सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है डॉक्यूमेंट। हम्म। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात सुनी जाती है, सामने वाले की बात सुनी नहीं जाती है। आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना पड़ेगा। कागज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। कागज में आईसी कोड, जीएसटी, एडी कोड, रेमिटेंस प्रूफ, हम्म। ये 3-4 चीज़ें हैं। रेमिटेंस प्रूफ क्या होता है? रेमिटेंस, जब आप यहाँ से आपने पैसा बाहर भेजा, भेजा। हम्म। तो उससे ये पता लगता है कि आपने गुड्स एक्चुअल में कितने का खरीदा, क्योंकि आप लोगों ने अंडर वैल्यूएशन का नाम बहुत सुना होगा कि लोगों ने हम्म। वहां से खरीदा 100 रुपए का एक आइटम, और बोलते हैं कि मैंने 50 रुपए का खरीदा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो वहां पे अपना कस्टम क्लियरेंस करा देगा, या उसको अपनी इनवॉइस ठप्पा मार के आपको मेल करना है बस। हम्म। उसके लिए इतना सा काम है, वो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रूफ कैसे होगा कि आपने एक्चुअल में कितना खरीदा? क्योंकि जब इंडिया में अंडर वैल्यूड गुड्स आती हैं, तो उससे एक तो वो कम होता है, क्या कहते हैं, आपको गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़ेगी आपको, हम्म। 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 है ना? हम्म। 100 रुपए के हिसाब से आप एक आइटम पे अगर कस्टम ड्यूटी है 30% की, हम्म। तो अगर आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि ये आइटम है 100 रुपए का, तो हम्म। उस पे 30% तो 30 रुपीज तो गवर्नमेंट ले लेगी। अगर उसमें आप बोलोगे कि ये आइटम है 50 रुपीज का, तो हम्म। उसको 15 रुपीज ही गवर्नमेंट लेगी। राइट। ठीक है ना? तो ये फंडा है। एक तो ये फंडा है, ऊपर से सेकंड फंडा ये होता है कि वो जो गुड्स है वो फाइनल कंज्यूमर तक सस्ते में पहुंचता है, अगर वो अंडर हम्म। वैल्यूड गुड्स है। हम्म। बीच वाला कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो उसकी उसकी दिक्कत है। बाकी कंपटीशन में कई बार वो चीज फाइनल प्रोडक्ट तक, फाइनल कंज्यूमर तक वो कम पैसे में पहुंचती है। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है ना, वो कम्पीट नहीं कर पाता। हम्म। क्योंकि हम्म। चाइना में जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब एक पूरा रीजन होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहाँ हम्म। पे बहुत सस्ते में मिलता है। इंडिया में अभी उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है।
यहाँ पे जो छोटे-छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर पाते। तो मैन्युफैक्चरर्स को हमेशा प्रमोट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। तो कस्टम्स की बात करेंगे तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रेमिटेंस प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी आप इम्पोर्ट की बात करते हैं। आपने कितना पैसा बैंक के थ्रू उसको भेजा, उसका प्रूफ हमेशा कस्टम्स माँगता है, जब भी आप बल्क इम्पोर्ट की बात करते हैं तो। ओके। हुँ। और इसमें जीएसटी का कैसे रोल होता है? जीएसटी इसमें आईजीएसटी इस टाइम पे 18% है, हम्म, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, किसी-किसी ओके। में 5% भी है, बट इंपोर्ट करवाता हो तो जीएसटी 18% देना पड़ता है। हाँ, जीएसटी 18% देना पड़ेगा, वो आपको बाद में मिल जाता है वापस, रिफंड होता ओके, ठीक है, ठीक है दीपांकर भाई, अभी ये तो सब हो गए अपने क्वेश्चंस इंपोर्ट के रिलेटेड। इसमें है। कुछ आप खुद से एडअप करना चाहोगे इनमें? देखो एडअप का तो यही है कि जब भी आप इनिशियल इम्पोर्ट कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करो सबसे पहले तो सैंपलिंग करो। उससे हम्म, आपको एक ओवरऑल इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट पता लगेगा, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, कहाँ पे पहले आता है, किस तरीके हम्म, से चीज़ों को ट्रैक करना है, किससे डील करना है, किसको कस्टमर केयर में बात करनी है। हम्म, तो वो थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा, तो एक यूज़्ड टू हो जाओगे आप इम्पोर्ट से। हम्म, सेकंडली जब भी आप इम्पोर्ट करो तो शुरुआत में हमेशा ये ट्राई करो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो। हम्म, नॉर्मल गुड्स में डील करो, बैग्स हो गए, गुडीज़ हो गई, की चेन्स हो गई, ब्रेसलेट्स हो गए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उन चीज़ों में डील करो। इसमें हम्म, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ों में इम्पोर्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया में इम्पोर्ट हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो बड़े-बड़े ये जो है, ये तो ये हम सामान मँगवा लेते हैं, वो सामान मँगवा लेते हैं, वो अलग तरीका है। वो देखो मँगवाने को तो लोग हाथी भी मँगवा लेते हैं और फँसने को भी पिन भी फँस जाती है। तो उस चीज़ को राइट। मत लेके चलना। इंडिया हम्म, में इम्पोर्ट की बात करेंगे तो हमेशा ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके कंप्लायंस को फ़ॉलो करो। इनिशियली तो एटलीस्ट करो, सारे हम्म, डॉक्यूमेंटेशन के साथ मँगवाओ और ऐसी चीज़ें मँगवाओ जिसमें कोई दिक्कत ना आए। जब आपका इम्पोर्ट मतलब हो जाए, आप यूज़्ड टू हो जाओ, तो हम्म, उसके बाद ट्राई करो कि यार रॉ मटेरियल, क्योंकि जब भी आप इम्पोर्ट हाँ, अब क्या होता है ना कि एक चीज़ मैंने यहाँ ऐड करना भूल गया। हम्म, अब जब आप ऐसी चीज़ें गिफ्ट आइटम इम्पोर्ट करते हो ना, ज़्यादातर जो आप अब आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आइटम इम्पोर्ट करेंगे जिसमें आपको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत ना हो, लाया, रीपैक हम्म, किया या रीब्रांड किया फिर बेच दिया। हम्म, तो जब रेडी टू सेल आइटम आप मंगवाते हो ना, तो एक सर्टिफ़िकेशन वहाँ पे भी आ जाता है, मैं भूल गया उसको मेंशन करना आगे। हम्म। वो होता है आपका लीगल मेट्रोलॉजी, कौन सा? लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफ़िकेट, लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी। तो जब भी आप ओके। इम्पोर्ट करो, हम्म, छोटा-मोटा तो चल जाएगा, पर्सनल लेवल का छोटा-मोटा सैंपल वगैरह चल जाएगा, 10, 15, 12 पीस भी चल जाता है। हम्म, तो अब जब बड़ा आप इम्पोर्ट करोगे 50, 60, 100 पीस, तो हमेशा ट्राई करो लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी वन टाइम होता है आपका, हम्म, 15-20 हज़ार रुपए का खर्चा आता है उसमें, 20, 22, 25 हज़ार रुपए का अलग-अलग लोग अलग-अलग लेते हैं। वो आपको एक बार लेना होता है, बहुत ईज़िली मिल भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ओके। आप ले लो, उसके बाद आप अपना आराम से बल्क में इम्पोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लीगल मेट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्यों लेनी है, अगर से बल्क में मंगवाना है तो? हाँ, बल्क या में फिर मंगवाना है। रीब्रांडिंग करवाना है तो? नहीं, नहीं, रेडी टू यूज़ गुड्स है ना, रेडी टू हाँ। सेल जो गुड्स होते हैं, उनके लिए हम्म, लीगल मेट्रोलॉजी लगता है। अच्छा, मतलब सीधा उधर से मंगवाया, इधर से पैक करके सेल कर दिए मैंने यहाँ सेल से। कर दिया। ऐसा कोई भी गुड्स होगा, तो हम्म, उसके लिए आपको लीगल मेट्रोलॉजी लेना पड़ेगा। और ओके, ऐसा भी ठीक होता है। है कई बारी एक-एक गुड्स पे 3-3 कंप्लायंस भी होते हैं। जैसे रेडी टू यूज़ गुड्स हैं, जैसे हम्म, कि सपोज़ मोबाइल फ़ोन, वैसे मोबाइल फ़ोन तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हम्म, मोबाइल फ़ोन मँगवा लिया तो उसमें बीआईएस भी होता है, डब्ल्यूपीसी भी होता है, एपीआर भी होता है, डब्ल्यू ये आपका लीगल मेट्रोलॉजी होता है, ये सारे सर्टिफ़िकेशंस होते हैं उसमें पहले, उसके बाद हम्म, एक कंपनी मोबाइल में इम्पोर्ट करती है। उसके अलावा जब आप इम्पोर्ट कर लो और फिर आपका कुछ सेटअप हो जाए तो हमेशा ट्राई करो कि रॉ मटेरियल में ज़्यादा डील करो। रॉ हम्म, मटेरियल अगर आप इंडिया में सेटअप कर सको किसी तरह का, फिर आप ट्राई कर सकते हो कि एक बारी आपको कॉम्पिटिशन पता लग जाए तो इंडिया मार्ट से भी आई गेस काफ़ी अच्छे-अच्छे सप्लायर हैं इस टाइम पे हमारे इंडिया में। हम्म, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। लोकली प्रोक्योर करने का तो मैं हमेशा करूँगा। हम्म, और बाद में चाहो तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर हम्म, आप, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि कई सारे लोग अमेज़न ग्लोबल सेलिंग, ईबे, एट्सी वगैरह में भी बहुत बेच रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारे एक्सपोर्ट किए हैं। कई हम्म, सारे लोग आज की डेट में काफ़ी अच्छा ऑर्डर वो लोग दे रहे हैं। यूएस भेज रहे हैं, आपका कनाडा भेज रहे हैं, ओके। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा आप वो कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। अच्छा। ठीक है। और आपका जो चैनल है, अभी चैनल की बात करते हैं, हाँ, ग्लोबल व्यापार की। तो ग्लोबल व्यापार चैनल को आपने अभी कर दिया ट्रेड पे। हाँ, अभी उसका ग्लोबल कुछ? व्यापार, हाँ, अभी हम्म, ग्लोबल व्यापार हो गया है ट्रेड पे। ट्रेड पे जो हम्म, है हमारा स्टार्टअप है। ये ओके। एक्चुअली एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एप्लीकेशन ही है। हम्म, इसमें हम इनिशियली तो डॉक्यूमेंटेशन का करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा-सा ऑटोमेट और ईज़ी करने वाले हैं, क्योंकि हम्म, कई लोगों को पता नहीं होता किस तरीके से चीज़ें काम करती है। हम कई सारी चीज़ें इसमें करने वाले हैं, मैं बताऊँगा नहीं कि क्या करने वाले हैं, बट ओके, अभी ओके। इनिशियल हाँ, एमवीपी पे है, तो मिनिमम वाएबल प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी हम्म, मार्केट में। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी आ जाएगा मार्केट में।
तो मतलब बेसिकली ट्रेड पे हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा आपको। दोनों में, इंपोर्ट में भी करेगा, राइट? हाँ, अभी एक्सपोर्ट में शुरू कर रहे हैं ओके। इनिशियली, क्योंकि एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करता है इंडिया। बाकी देखेंगे आगे जाके इम्पोर्ट में भी इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भाई-भाई हैं, इसको आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, दोनों साथ में ही चलेंगे। हाँ, वही वही, राइट राइट राइट, करेक्ट, ठीक है। इनिशियली हम लोग एक्सपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें, बाकी हम्म। डाउन द लाइन सारी चीज़ें आएँगी धीरे-धीरे इसमें। डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की इस टाइम पे। रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर, आप जैसे कई लोगों को पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन होगा। मतलब बेसिकली अगर से मेरे को आपसे लीगल मेट्रोलॉजी बनवानी है तो वो भी आप बनवा दोगे या नहीं? नहीं, वो तो कंप्लायंस का पार्ट हो जाता है। ओके। डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेट करने का मतलब है आपका क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन का कर रहे हैं हम लोग कुछ, और ओके। टेम्पलेट्स वगैरह उसमें है सारे, आप रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा होता है जब भी आप अ अ, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होता है सिर्फ। ओके। तो ओके। डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांज़ैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, विद सप्लायर, विद लोकल अथॉरिटीज़, विद सीएचए, विद फॉरवर्डर। तो इसको थोड़ा-सा ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो अभी आपके चैनल पे जो है वहाँ पर अभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियोस अवेलेबल है, हाँ, अगर हाँ, किसी को देखना हो तो? आते हैं हफ्ते में 2 बार, वेडनेसडे एंड सैटरडे अभी भी वीडियोज़ आते हैं उसमें। ओके ओके, सो गाइज मैं इनका चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख ही रहा होगा, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन मैं टाइटल में भी आपको टैग करने वाला हूँ, हुँ। सो वहाँ से भी आप इनके चैनल पर जा सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज इनको चैनल पर आपको मिल सकता है। हाँ, और क्या है कि मेरे को अब क्या है ना कि बहुत सारे चैनल दूसरे भी हैं, मैंने हम्म। देखा है इंटरनेट पे काफ़ी पुराने-पुराने चैनल भी हैं, बट मुझे बड़ा उनका ना बहुत जेनेरिक सा लगता है, मतलब बहुत जेन अब क्या है कि मैंने किया है, मैंने मैंने तो फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप, मतलब मैंने स्टार्ट किया था एज़ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सीएचए, फिर मैं एमएनसी में गया, उनका हम्म। पूरा साउथ एशिया पैसिफिक का इम्पोर्ट देखा मैंने, उसके बाद अपनी फर्म खोली। हम्म। तो ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से बॉक्स को ओपन किया जाता है, किस तरीके से जो ऑफिसर आता है वो देखता है, ऑफिसर हम्म। से कैसे बात करनी है, एग्ज़ैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने की हुई है। वो नॉलेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने किया हुआ है। मैं ऐसे पढ़ के कुछ भी नहीं करता उस चैनल पे। राइट राइट राइट, तो आप चैनल को फ़ॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें इनपुट बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, आपका चैनल सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इनको प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा नॉलेज ले सकते हो। एंड यस दीपांकर भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जी, कमिंग ऑन दिस थैंक यू। पॉडकास्ट। मेरे ऑडियंस को बहुत जरूरत थी इस टाइप के पॉडकास्ट की, जहाँ पर उन्हें इंपोर्ट के बारे में पता चले। देखो एक्सपोर्ट में तो ज्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं है किसी को मेरे ऑडियंस में से, बट हुँ, इंपोर्ट हुँ। में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। नहीं, तो नहीं। फाइनली आप आ ही गए चैनल पे, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक अभी इस यू। पॉडकास्ट को अपन एंड कर देते हैं यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर से आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो पॉडकास्ट को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर से आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो जरूर पूछना। मैं ट्राई करूंगा दीपांकर जी से बोलने का कि वो उनको आंसर करे करके। एंड यस, अगर से आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, मनी मेकिंग के रिलेटेड और इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहता हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।